टैरो का रीडिंग क्या है एंड इससे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या क्या जान सकते हैं। अभी टैरो में सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? रिलेशनशिप। यूथ इज फुल ऑफ रिलेशनशिप। टैरो का जो चेकअप होता है दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल चेकअप, दैट इज फॉर योर सोल। टैरो रीडिंग के लिए एक रीडर की, एक सीकर की और यूनिवर्स की, इन तीनों एनर्जीज को अलाइन करा जाता है। जब इनका अलाइनमेंट होता है देन वी गेट द आंसर। पर्सनल रीडिंग एंड मास रीडिंग ये कैसे होती है एंड ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछने चाहिए टैरो का रीडर से? बहुत सारे लोग जेंडर के लिए आते हैं, कंसीव करते हैं, तो जेंडर पता करने के लिए आई डोंट डू दैट, कंप्लीट नो, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। किसी डेथ के लिए भी पूछते हैं लोग। वो दो सिचुएशंस में होता है। एक, जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आप किसी की डेस्टिनी, किसी के कर्मा के साथ खेलते हैं। आपकी एक गलत गाइडेंस किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। अभी हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं फॉर द 2026 कि आपको 2026 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 2025 जो हम सबके लिए था ना, वो एक इंट्रोस्पेक्शन का साल था। 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। 2026 आपकी मेहनत और मेहनत के रिजल्ट, उनका कार्ड है। आप कहाँ गलत थे कि आपकी मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया, और अब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अब आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड टैरो रीडिंग? यूनिवर्स सिर्फ ऐसे रास्ते खोल देगा कि आप उस रास्ते पे जाएं, उस रास्ते पे मेहनत करें और जो आपको चाहिए वो अचीव करें। कैसे हम टैरो को एज अ टूल यूज कर सकते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन एंड कैसे ये कनेक्टेड है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले तो हम इन पे बात करते हैं कि ये है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे चैनल पे पहली बार हमारे साथ एक टैरो का रीडर है और हम इसी से रिलेटेड आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी टैरो का रीडर वीनू जी का। नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। हम आज टैरो के ऊपर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि टैरो का रीडिंग क्या है? टैरो कार्ड रीडिंग इज अ एनर्जी एक्सचेंज। मैं बोलूँगी कि ये यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने का एक तरीका है। टैरो कार्ड्स एक माध्यम है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो छुपे हुए आंसर्स हैं, वो बातें जो शायद हमारा दिल तो चाहता है लेकिन हम ओपनली पब्लिक में बोल नहीं पाते या उनको एक्सेप्ट करने से डरते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का एक तरीका है। और ये काम कैसे करता है, ये हमारी एनर्जीज के साथ मैच करता है। ओके तो ये क्या ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या ऑकल्ट साइंस है, न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड है या नहीं है? डेफिनेटली। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और टैरो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी काम करता है प्लैनेट्स, ज़ोडिएक, आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस पे। एंड टैरो कार्ड्स काम करते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे, आपके थॉट पैटर्न पे और उसके आने वाले आउटकम पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये दोनों अलग हैं, कनेक्टेड नहीं है आपस में, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक के माध्यम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स देता है। फॉर एग्जांपल, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे बोला कि आपकी शनि की दशा या महादशा चल रही है, उस सिचुएशन में टैरो कार्ड्स आपको क्या सिखाएंगे। शनि की दशा जब भी आती है तो जीवन में बहुत सारे सबक और बहुत सारे स्ट्रगल्स लेकर आती है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम टैरो कार्ड से गाइडेंस मांगेंगे तो टैरो कार्ड्स हमें बोलेंगे कि इस समय आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, इस समय आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए इन दो सर्कमस्टांसेस। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है बट बिल्कुल अलग साइंस है। ओके तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि आपका क्या टाइम चल रहा है, आपके ग्रह कैसे हैं और आगे क्या होने वाला है, एंड टैरो आपको एक गाइडेंस देता है कि उस सिचुएशन में आपको कैसे एक्शन लेना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एस्ट्रोलॉजी ने जैसे हमें ये बताया कि क्या टाइम चल रहा है या क्या आपके ग्रह अच्छे बुरे चल रहे हैं, कार्ड्स की मदद से आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं एक रोड मैप बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि मुझे इस डेस्टिनेशन ए से मैं डेस्टिनेशन बी पे जाऊंगी। उस डेस्टिनेशन बी पे जाने के लिए मैं मर्सिडीज़ में जाऊंगी, मैं ऑटो में जाऊंगी, मैं कैब में जाऊंगी, रास्ते में मुझे चालान कटेगा, रास्ते में जर्क्स मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, मेरा सफ़र कैसा होगा ये एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बताया। लेकिन मुझे उस सफ़र को तय कैसे करना है, मुझे कौन सा डायरेक्शन, जैसे गूगल मैप्स होता है ना कि कहीं कहीं पे एक रेड लाइट आती है, रेड लाइन आती है कि बहुत ट्रैफिक जैम है, आप चाहें तो आप कोई और डायरेक्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो आराम से तसल्ली रखते हुए उसी डायरेक्शन पे, उसी मैप पे चलिए और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। क्या फॉलो करना है ये टैरो कार्ड्स बताते हैं। एंड एक आई थिंक इसका ये बेनिफिट हो गया कि
एस्ट्रोलॉजी में आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह मतलब पूरी डिटेल्स चाहिए, एंड चाहिए। इसमें शायद कुछ डिटेल्स कम हैं, तभी भी आप गाइडेंस दे बिल्कुल सकते हैं। इसमें मुझे कुछ डिटेल्स नहीं चाहिए। ओके। इसमें हमें सिर्फ सीकर की एनर्जी चाहिए। ओके। मैंने आपको देखिए क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। हर चीज़ हमारे आसपास जो है वो एक एनर्जी है और एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब चलता है। टैरो रीडिंग के लिए एक रीडर की, एक सीकर की और यूनिवर्स की, इन तीनों एनर्जीज को अलाइन करा जाता है। जब इनका अलाइनमेंट होता है देन वी गेट द आंसर्स। ओके। सो अब इसके अंदर जो रीडर है उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर आ गया, बिल्कुल। एंड अभी तो एवरीबडी इज़ डूइंग इट। तो आपको डेफिनेटली। क्या लगता है इसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एंड जो रीडर है उसकी एनर्जी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आप लो फील कर रहे हो या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, उससे क्या इफेक्ट ये पड़ेगा? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एज अ टैरो कार्ड रीडर कई बार हमारे पास बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं। अब ऑटोमेटिकली आपने एक क्लाइंट की रीडिंग करी, आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। जब तक आप खुद को कहते हैं ना कि एनर्जी क्लेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे एक डॉक्टर सर्जरी से पहले इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसी तरह एक अच्छे रीडर को किसी भी रीडिंग से पहले खुद को खुद की एनर्जी हाइजीन करनी चाहिए। तभी आप दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। ऑलरेडी जब एनर्जीज मैच हुई होती हैं, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स को मैंने ये आई मीन कार्ड्स भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। जब तक मैं पुरानी एनर्जी से कटिंग करके, कॉर्ड कटिंग करके एक नई एनर्जी से मैच नहीं करूँगी, आई विल नॉट गेट द एक्यूरेट आंसर्स। और एक रीडर की रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी रीडिंग पे। डीटीएच देखे हैं, टाटा स्काई, एयरटेल, बारिश हो रही होती है तो सिग्नल्स नहीं आते, आ जाता है देयर इज नो सिग्नल। इसी तरह अगर मैं ड्रेन्ड हूँ, मैं थकी हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ, आई एम नॉट वेल, या मैं किसी बात से अपसेट हूँ, तो मेरा जो सिग्नल है ना वो बहुत क्लाउडेड है, मैं खुद ही बहुत क्लाउडेड हूँ। वहाँ पे डीटीएच के ऊपर एक क्लाउड्स आ गए तो सिग्नल नहीं आएगा। जब तक सिग्नल क्लियर नहीं आएगा तब तक मैं सीकर को सही एडवाइस नहीं दे पाऊंगी। इनफैक्ट मैं कार्ड के मैसेजेस को अच्छे से रीड ही नहीं कर पाऊंगी। तो एक रीडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें। एंड जो रीडिंग करवा रहा है क्लाइंट, उसकी एनर्जीज। देखिए यहाँ पर मैं दो बातें एंड बोलूँगी। कई बार मैं काट रही हूँ बिल्कुल, आपको, वो जैसे ना, क्योंकि कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, उस पर भी मैं बात बिल्कुल। करूँगी। तो जैसे मैं आपसे रीडिंग करवाने आई एंड देन मेरे दिमाग में ये है कि ये तो कुछ नहीं होता है, तो एक डाउट हो गया, तो मेरी एनर्जी तो डिस्प्यूट हो गई है, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। यस, आपके इस क्वेश्चन को ना मैं छोटे-छोटे 2 या 3 पार्ट्स में आंसर करूँगी। सबसे पहले तो एक सीकर को सबसे पहले एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस मोड में होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग मोड बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे आपने बोला कि इससे क्या ही हाँ, होगा, बहुत लोगों आपका का ये। फेथ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास रीडिंग कराने आते हैं, एंड स्पेशली जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, हमारी रीडिंग कर दो, हमारी रीडिंग कर दो। एंड आपको भी उस टाइम लगता है कि यस, रीडिंग करनी चाहिए। एंड देवर इन द टेस्टिंग मोड कि इससे क्या ही होगा, ये क्या नया चीज़ है, ये क्या कर रही है। मोस्ट ऑफ देम कई बार ऐसा होता था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बिना नाम लिए मैंने अपनी फैमिली में एक बहुत क्लोज मेम्बर की रीडिंग करी और मैंने उनको कुछ कुछ बताया। ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ माई फैमिली, वन ऑफ माई क्लोज फैमिली, तो मुझे उनके नेचर के बारे में मालूम है और कांच में भी वही आ रहा था। तो उनको लगा कि मैं अपने पर्सनल जो मैं उनके बारे में व्यूज दे सोचती रहे हूँ ना, हैं। व्यूज, मैं वो दे रही हूँ। एंड शी डिनाइड एक्सेप्टिंग दैट। शी दैट मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। To my surprise, her husband was sitting next to me. I mean, both of them were there. So he said नहीं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो एक एक्सेप्टेंस मोड ना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते। कई बार क्लाइंट्स झूठ बोलते हैं। उनसे पूछो कि क्या ऐसा हुआ था? तो वो आपसे तो आंसर चाहते हैं कि पूरी एक्यूरेसी के साथ मिले, लेकिन वो आपको पूरा सच नहीं बताते। जैसे कहा जाता है ना, पुरानी कहावत थी कि एक डॉक्टर से, एक वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही कभी भी जिसके पास आप गाइडेंस लेने के लिए गए हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी मोडालिटी प्रैक्टिस करने वाले ऑकल्टिस्ट हो, टैरो रीडर्स हो, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी बातें छुपानी नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये चाहते हैं, सी हु एम आई, मैं आपको आंसर्स नहीं दे रही, जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज यूनिवर्स का मैसेज फॉर यू। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, उन कार्ड्स के ऊपर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उनको रीड करके आपको बता रही हूँ। तो अगर इसका मतलब आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को ही, डिवाइन एनर्जीज को ही डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है,
देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द एक्यूरेसी इन द रीडिंग? या आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रीडिंग्स मैं आपको दे रही हूँ वो आपके लिए काम करेंगी? एक सीकर का 100% ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सीकर का ओपन, विद ओपन आर्म्स यू शुड एक्सेप्ट वट एवर मैसेज यू आर गेटिंग। ये चीज, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स में वट एवर यू गिव इट कम्स बैक। तो अगर मैं सीकर हूँ और मैं नेगेटिव एनर्जी अपनी भेज रही हूँ तो फिर शायद उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा उतना। बिल्कुल नहीं आएगा। और इनफैक्ट अगर सीकर इज फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, एक तो वो हमारी रीडिंग को इम्पैक्ट करेगा, प्लस इट इम्पैक्ट्स द रीडर ऑल्सो। मैंने ओके। बहुत ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो बहुत दे आर फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। एंड आयुषी, कई बार तो वो जब स्टेप इन करते हैं ना पहली बार मेरे चैम्बर में, मेरे ऑफिस में, तो मुझे देख के समझ में आ जाता है कि आज इनके साथ की जो रीडिंग है ना वो मजेदार नहीं होने वाली वो है। ऑरा होता है वो जो। ऑरा होता है, देयर ऑरा, द वे ऑफ वॉकिंग इनसाइड, द वे ऑफ सिटिंग, या जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो ही बता देते हैं कि ही इज नॉट ट्रस्टिंग ऑन मी, ही इज हियर ओनली ऑन टेस्टिंग मोड, प्लस ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो वहां पे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका वो उनके साथ, देखिए ये ना क्रिकेट मैच में जैसा होता है ना कि आपका बैट है, कई बार आपने देखा है विराट कोहली जैसे लोग भी 0 पे आउट हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन शायद वो आपका दिन नहीं है, या आपकी वो बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, आपकी जो फॉर्म है, बैट के साथ जो फॉर्म है वो क्रिएट नहीं हो पाई। तो मेरी भी अपने कार्ड्स के साथ वो फॉर्म क्रिएट ही नहीं हो पाएगी कि मैं आपको सही आंसर्स दे पाऊँ। ओके। अभी जैसे हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं और कार्ड्स की भी अपनी एक एनर्जी बिल्कुल होती है। होती है। तो ये जो एनर्जीज आप कनेक्ट करते हैं तो ये कैसे होता है? मतलब आप जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स से एक एनर्जीज आती है, मेरी एनर्जीज होगी, कार्ड्स की होगी, कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, कैसे कनेक्शन बनता है? चलिए देखिए, इट्स लाइक यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। हमारे आसपास हमारे आसपास वो पूरा एक यूनिवर्स, सब कुछ एनर्जी है। नंबर वन, ये तो हम सबको मालूम है कि हमारे आसपास सब कुछ एनर्जी है। आप और मैं बात कर रहे हैं, हम आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब है। मोबाइल फ़ोन पे दो लोग आपस में बात कर लेते हैं। सिर्फ व्हाट इज़ द मोबाइल फ़ोन, मीलों दूर बैठे लोग आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, सिर्फ अपने हाथ पे एक फ़ोन लेके। इसी तरह हमने अपने हाथ में एक कार्ड लिया, और इस कार्ड के ऊपर जो मैसेजेस बने हैं, जो सिंबल है, देखिए ये कार्ड है, इस कार्ड की अपनी एक लैंग्वेज है, इस कार्ड के अपने सिंबल हैं। अगर आप इस कार्ड की पिक्चर को देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, घर बने हैं, एक एल्डरली लेडी हैं जो एक यंग गर्ल को कुछ फ्लावर्स का बुके दे रही हैं। तो ये बहुत सारे कप्स गोल्डन कलर के यहाँ रखे हैं। ये जो कार्ड्स है ना, इसके जो सिंबल्स हैं, ये अलग अलग तरह के बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। ये जो मैसेज है, जब क्लाइंट मेरे पास आया, क्लाइंट ने मुझे अपनी सिचुएशन बताई, तो हम कार्ड्स को शफल करते हैं। जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं, उस टाइम हम कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। और मैं एज अ रीडर, मुझे मालूम है कि आई हैव टू डू दिस रीडिंग, 30 मिनट्स बाद मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। डेफिनेटली मेरा ये सबसे पहला रिचुअल होगा कि मैं अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करूँ, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग्स, through imagining myself in the white light, brightness. It's very easy, आप जब अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी। क्यों नहीं, इट्स वेरी इजी। आप रोड पे चल रहे हैं, आपको कभी कभी कोई साइन दिख जाता है, तो आपको नहीं लगता एकदम खुशी आती कि अरे ये तो शायद मेरे लिए है, अरे वाह आज ये दिखा, आज का दिन बहुत अच्छा है। रोड पे चल रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, रास्ते में एक मंदिर आया, हम मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे वाह भगवान जी, आज मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में भगवान जी का मंदिर दिखा, या आज मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक गैया दिखी। ये छोटे छोटे सिग्नल्स हमें यूनिवर्स देता है ना। ऐसे ही इन सिग्नल्स की तरह ये कार्ड्स के सिंबल्स हैं। यूनिवर्स ने हमें ये सिंबल्स दिए हैं, मेरा काम है इन मैसेजेस को पढ़ना और आपको डिक्टेट करना कि व्हाट डज दिस कार्ड सेज। आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू कि अगर आप एकदम रिसेप्टिव मोड में हैं, देन इट इज मेंट फॉर यू। ओके। इसी में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि कार्ड्स लिमिटेड हैं एंड लोग बहुत सारे हैं, तो हाउ डज इट वर्क? ये जो आपने मुझसे पूछा, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीनू, इन देयर 78 कार्ड्स, कि वीनू इन 78 कार्ड्स में हमारी ज़िंदगी कैसे सिमट गई, सबकी ज़िंदगी कैसे सिमट गई। तो नंबर वन, तो इन 78 कार्ड्स में आपकी ज़िंदगी सिमटी ही नहीं है। ये 78 कार्ड्स नहीं है। इट्स अ बिग बुक ऑफ योर आंसर्स। आई कॉल इट अ मिस्ट्री बुक। मेरे लिए सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये एक मिस्ट्री बुक है, क्योंकि आपको जो आंसर्स देने हैं वो सिर्फ इन कार्ड्स ने नहीं देने। वो यूनिवर्स
मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, एक रीडर की इंट्यूशन और कार्ड्स, ये सब मिलके आपको रीडिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डिश बनानी है, आपने कभी पहले नहीं बनाई, तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे उसकी रेसिपी देखेंगे, फिर आप इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आप उस रेसिपी को फॉलो करेंगे। कई बार आप रेसिपी फॉलो करते करते उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं थोड़े बहुत, कि अरे यार इसमें ये करके देखती हूँ, एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड रेसिपी। तो क्या सिर्फ उस रेसिपी ने, उस यूट्यूब की वीडियो ने काम किया था? आपकी मेहनत, आपका उसको बनाने का जज्बा, आपने जितनी मेहनत उसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में करी, फिर जो आपने अपना इस पे इंट्यूशन लगाया कि ये करके देखती हूँ, इट ऑल वर्कड फॉर यू, है ना। तो इसी तरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। जैसे एक अलाइनमेंट आपकी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। मैं बार बार यूनिवर्सल एनर्जी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि येस, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, एवरीथिंग जिसके लिए आप एक रीडर के पास आंसर्स लेने के लिए आए हो, everything that is happening in your life at this moment, it is all energy, it is all universal energy। तो उसको बस आपको अलाइन करना आना चाहिए। एंड इससे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या क्या जान सकते हैं? ओके, देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स आर नॉट अ प्रिडिक्शन टूल। ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये आपको पॉसिबल आउटकम इन द फ्यूचर बता सकते हैं। पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर पास्ट एफर्ट्स और आपके आज के थॉट्स। आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करी, तो यस, टैरो कार्ड्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को मर्ज करते हैं। पास्ट में आपने ऐसा क्या किया, आपके एक्शंस में क्या अच्छा था, या आपके एक्शंस में, एफर्ट्स में क्या कमी रह गई थी, और आज आप उन पास्ट के बारे में क्या सोच रहे हो जिसकी वजह से ये फ्यूचर बनेगा। देखिए, आपने कभी बैंक लॉकर ऑपरेट किया है? हम जब बैंक में जाते हैं ना, तो आपके पास बैंक लॉकर की एक चाबी होती है और एक चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। आप अपनी चाबी लेकर जाते हैं, अपनी चाबी लॉकर में लगाते हैं, और बैंक मैनेजर के पास जो एक चाबी है, वो बैंक मैनेजर भी उस चाबी को लॉकर में लगाते हैं। उन दोनों चाबी से ही लॉकर खुल सकता है, अदरवाइज वो लॉकर नहीं खुल सकता। या सिर्फ आपकी चाबी या सिर्फ मैनेजर की चाबी, वो खुलेगा ही नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरह मानती हूँ कि जो बैंक की चाबी है, दैट इज कर्मा, ठीक है, और जो आपकी चाबी है, दैट इज भाग्य, मतलब कर्म करना और भाग्य, एफर्ट्स एंड योर लक, दे बोथ वर्क हैंड इन हैंड, किसी एक चीज से काम नहीं होगा। तो आपने पास्ट में जो कर्म करे थे, जो एफर्ट्स लिए थे, अगर आपने प्रॉपर एफर्ट नहीं लिए और आज आप ये सोचो कि यार ये काम तो मेरा बना ही नहीं, बनते बनते रुक गया, अब कैसा होगा, एम आई अ फेलियर, या क्या मैं सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, आपका आज का नेगेटिव थॉट पैटर्न और आपके पुराने एफर्ट्स में कमी आपके फ्यूचर में रिजल्ट नहीं देंगे। तो टैरो कार्ड्स आपको ये हेल्प करते हैं कि आपको कैसे अपने एफर्ट्स में और पुश करना चाहिए और पुश लाना चाहिए। जब आप पुश लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा कि यार काश ये मैंने कर लिया होता, आज इतना तो कर लिया, थोड़ा और करके देखूं। और जैसे ही आप थोड़ा और करके देखूं में या थोड़ा और करूं में आगे आएंगे, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टैरो कार्ड जिसको ऐसे यूज करता है कि आपके एक्शंस, आपकी आज की थॉट्स और उसका रिजल्ट कि आगे क्या रिजल्ट होगा, होगा। या फिर हमें किसी चूज करना है इफ दो तीन चीज़ों में से, तो उसमें हमें हेल्प कर सकते बिल्कुल यस, जब भी आपको दो तीन चीज़ों में चूज करना है, तो कार्ड्स आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन ए के साथ क्या जाते हैं, तो किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज, किस तरह के सर्कमस्टांसेस और कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा और कैसे एफर्ट्स आपको डालने चाहिए। अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे और क्या रिजल्ट आएंगे। एफर्ट्स आपको हर कंडीशन में करने पड़ेंगे। हैं। इसी का एक एग्जांपल है कि जैसे अभी मैंने रिसेंट में देखा था कि टैरो का रीडर ने वार्निंग दिया, मतलब एक उनको बताया कि थोड़ा सा संभल के चलना एंड ड्राइविंग अच्छे से करना। तो एक ये प्रिडिक्शन ही हो गया एंड देन उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड उन्होंने वो बात ध्यान में रखी थी, जिसकी वजह से वो ध्यान से ड्राइविंग करते थे। तो ये एक गाइडेंस और प्रिडिक्शन दोनों हो गई। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, गाइडेंस और प्रिडिक्शन दोनों हो गई, लेकिन प्रिडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस। हाँ जी। देखिए, ड्राइविंग थोड़ा ध्यान से करना, यूँ
मे कम अक्रॉस, आप आने वाले समय में किसी एक एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं या कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो सकती है। आपको ड्राइव थोड़ा स्लोली करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है उन सीकर की, उन्होंने उसको ध्यान में रखा और उस गाइडेंस को फॉलो किया और वो केयरफुली ड्राइव कर रहे थे। देखिए एक्सीडेंट कभी एक गलती से तो नहीं होता, हो सकता है सामने वाले की गलती हो, लेकिन क्योंकि आप प्रिपेयर्ड थे। देखिए यहाँ पे टैरो कार्ड्स ने आपको प्रिपेयर किया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम हमेशा से सुनते आए हैं भाई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो आप अपने को प्रिपेयर करके चलिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि गार्ड्स ने आपको मेरे पास एक बार एक बच्चा आया था, 12th बोर्ड के एग्जाम्स थे उसके, एंड वो ये जानना चाहता था कि उसको 12th के बाद क्या स्ट्रीम लेना चाहिए। तो मैं बार बार कांच में बोल रही थी कि ऐसा होना चाहिए, यू शुड गो फॉर दिस स्ट्रीम, ये कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो पूना जाना चाहता था, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन थे, एक पुणे जाने का ऑप्शन था और एक शायद उधर नॉर्थ में कहीं पे जाने का ऑप्शन था। तो मुझसे बोला कि मैम मुझे किस तरफ जाना है। अब कांच बार, तो वो बोल रहा था कि मैम मतलब इसका मतलब ये कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मुझे एडमिशन मिल जाएगी। नाउ एट दैट पॉइंट एज अ रीडर इट वॉज माई ड्यूटी टू गाइड हिम। अगर मैं आज उसे ये बोल देती कि हाँ हाँ तुम्हारा तो एडमिशन बिल्कुल इस कॉलेज में होने वाला है, इट वॉज वन ऑफ द गुड कॉलेज जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको अच्छा स्कोर चाहिए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता और एफर्ट्स ना डालता। और एफर्ट्स ना डालता कि अरे काज ने बोला है तो मुझे तो एडमिशन मिल ही जाएगा, और वो एफर्ट्स ना डालता। तो बजाय कि ये बोलने की नहीं नहीं तुम्हारा एडमिशन हो ही रहा है, माई स्टेटमेंट वॉज कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करो और तुम इतने स्कोर्स ले आओ तो तुम्हें ये कॉलेज मिल सकता है। आपके एक रीडर के वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी सीकर के ऊपर। ऐसे ही एक बच्चा था मेरे पास, वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहता था, मैनेजमेंट के लिए वॉट एवर, लेकिन उसकी फैमिली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतनी पढ़ाई को। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड इमीडिएटली ही वांटेड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़। वो मेरे पास रीडिंग के लिए आया और बार बार मुझसे बोल रहा था, अच्छा वो अपने घर में क्या बोल रहा था कि हम जिस घर में रहते हैं आप इसके ऊपर लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो और मुझे भेज दो। बिकॉज अराउंड हिम उसकी जो सराउंडिंग्स थी वो वहाँ पे यही देख रहा था कि पेरेंट्स रिच पेरेंट्स हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैव दैट मच मनी कि वो इजीली भेज पा रहे हैं, लेकिन हर एक के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। वो बार बार अपने पेरेंट्स को बोल रहा था कि उसके फादर भी भेज रहे हैं उसके, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप लोन ले लीजिए। वो मेरे पास आया एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तुम्हें एमबीए करना है, तुम बाहर जाना चाहते हो, तो व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर ओन। तो ही सेड मैम सबके पेरेंट्स तो भेजते हैं। ओके ना, ईश्वर ने सबकी प्लेटर में अलग अलग प्लेट दे के भेजा है। तुम्हारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि बिना रिसोर्सेज होने के बाद भी वो तुम्हें भेजने को तैयार है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, वो जो एक उनका इकलौता घर, एक इकलौता एसेट उनके पास है, तुम चाहते हो कि वो उस पर लोन ले ले और कल को तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो वो तो घर से बेघर हो जाएंगे ना। रादर देन दिस वाई डोंट यू वर्क फॉर 2 years, आप 2 साल काम करो, मेहनत करो, कुछ इनकम आएगी, आप वो अपनी फैमिली को मत दो, आप अपने लिए सेव करो, अपने मार्क्स ऐसे लाओ कि आपको कहीं पे स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ आपको फीस में कंसेशन मिल जाए और तब आप करो। एंड आई एम सो हैप्पी कि उस बच्चे ने उस चीज़ को फॉलो किया और आज वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। तो इस तरह से येस इट वर्क्स, क्योंकि वो जिस एटमॉस्फेयर में था ना, वहां पे उसे सिर्फ यही दिख रहा था कि इसके फादर ने इसे बुलेट ले दी, इसके फादर ने इसे कार ले दी, इसके फादर इसको बाहर भेज रहे हैं, तो वो कुछ और देख नहीं पा रहा था। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बहुत टेंडर एज होती है वो, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो उसको लग रहा था कि ना एक मैं ही डिप्राइव्ड हूँ। एक रीडिंग ने उसको इतना इम्पैक्ट डाला, उसके थॉट पैटर्न को चेंज किया। दैट इज व्हाट द कार्ड्स डिड। गाइडेंस मिल गई। गाइडेंस मिल गई एंड ही वर्कड ऑन इट। उसने उसको सबसे बड़ी बात तो उस बच्चे की सबसे अच्छी बात ये है कि उसने उन सब चीज़ों को अडेप्ट किया, एक्सेप्ट किया और सिचुएशन पे सरेंडर किया। मैंने बोला था ना कि एक सीकर का एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और सरेंडर, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों जैसे ही अलाइन हुए, आज वो बच्चा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा रहा है। जो ये जो चीज़ है, इसी से हम एक बहुत सुन रहे हैं आजकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। एंड पहले तो ये टैरो रीडिंग से कैसे कनेक्टेड है, एंड आई थिंक उसी का एक एग्जाम्पल भी हमने अभी डिस्कस किया डिस्कस है। किया, यस। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसे हम टैरो को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन, एंड कैसे ये कनेक्टेड है आपस में। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले तो हम इन पे बात करते हैं कि ये है क्या। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब यूनिवर्स में है, ठीक है। आपको बस सही फ्रीक्वेंसी,
सही ट्यूनिंग, एफएम चैनल की, जैसे आपको कुछ गाना सुनना है किसी पर्टिकुलर उनका, आपको ट्यून इन सही करना पड़ेगा। तो अगर आप यूनिवर्स के साथ सही तरीके से ट्यून इन कर लेते हैं तो जो आपको चाहिए वो आप तक पहुंचेगा। अच्छा एक बात बताएं, आप और मैं हम लोग सब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जब खाना खाने जाते हैं तो हम गए और हमने एक डिश ऑर्डर कर दी। डिश ऑर्डर करके हम शांति से बैठ जाते हैं, वेट करते हैं कि वेटर आएंगे और वो डिश हमारी टेबल पर सर्व करेंगे और हम उसे खाएंगे। क्या आप ऐसा करते हैं कि आप हाइपर हो जाएं, किचन में जाके चेक करें कि शेफ कैसे बना रहे हैं, क्या क्या काम होने वाला है, वो वेटर क्या जल्दी लाओ अभी तक नहीं आया, ऐसा डालना वैसा डालना, आप ऐसा करते हैं? आप बैठ जाते हैं क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं उन शेफ के ऊपर कि जो डिश मैंने बोली है सॉरी, जो डिश मैंने बोली है, जो टेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल वही मिलेगा और आप खाते हैं। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन होता है कि जो आपको चाहिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे कि आपको वो ही मिलेगा, बशर्ते कि आप सही जगह पे पहुंचे। ठीक, अब आप एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके पाव भाजी तो नहीं खाएंगे, उसके लिए आपको चाइनीज आउटलेट पे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह आप सही जगह पे पहुंचे, आप सही जगह पे सही मेहनत सही एफर्ट्स डालें तो आपको जो चाहिए वो मिले। हमारा मतलब गोल क्लियर होना गोल चाहिए। क्लियर होना चाहिए तो और इसी ऐसे तरह ही से कार्ड्स आपको उसमें। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है कि कहते हैं कि बहुत स्पेसिफिक आपको होना पड़ता है एग्जैक्ट गोल के लिए। आयुषी, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज लाना चाहूँगी। बहुत स्पेसिफिक आपको होना पड़ता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हम ये बोलते हैं कि जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप वो भी इमेजिन कर पाए कि मैंने किस कलर की ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी डॉटर की वेडिंग विजुअलाइज करनी है, मैनिफेस्ट करनी है। आई वॉन्ट इट टू बी अ ड्रीम वेडिंग, ठीक है। तो मुझे ना रिजॉर्ट डेकोरेशन, मैंने क्या अटायर पहना है, मेरी डॉटर ने क्या पहना है, वो कैसी लग रही है, उसका ये या उसकी जॉब करनी है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो किस कंपनी में किस पोजीशन पे उसको जॉब मिले, मुझे वो सब विजुअलाइज करना है और ये ट्रस्ट करना है कि वो मुझे मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ मेरे विजुअलाइज करने से मुझे मिल जाएगा? नहीं। उसके लिए वो एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। मेरी डॉटर को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो उसे उस जॉब तक पहुंचे, उसको वो जॉब मिले, और कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। तो मैनिफेस्टेशन को आजकल लोग बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं कि बस चिट लिख लो और काम हो जाएगा। सिर्फ चिट लिखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एफर्ट्स एंड योर डिजायर, दे वर्क हैंड इन हैंड। आपको जो चाहिए, देखिए आज आपको एक गाड़ी चाहिए, आप छोटे बच्चे हैं, आपको एक साइकिल चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि मुझे ये साइकिल चाहिए, है ना। वो साइकिल के लिए आप जब तक छोटे हो तब तक तो पेरेंट्स आपको ले देंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि बेटा तुम पैसे कमा कर लाओ तब लेकर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है ना, फिर आपको वो साइकिल सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या सैलरी बिना मेहनत के मिल जाती है? तो उसी तरह आप जब तक काम नहीं करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बात करते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया। जैसे अनुष्का शर्मा का एक वीडियो था कि उनकी मदर ने टर्टर्स में मतलब एक चिट रख चिट दी लगाई थी। थी, हाँ। एंड देन विमेन क्रिकेट टीम की अभी जेमी है, शी ऑल्सो सेड कि मैं जर्सी पहनती थी कि मैं इंडिया के लिए इंडिया के खेल लिए रही खेल हूँ। रही हूँ। तो उन्होंने फिर उस चीज़ के लिए एफर्ट्स किए हैं। देखिए, जैसे उन्होंने जर्सी पहनी, आप जब वो जर्सी पहनते हैं तो मैनिफेस्टेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू पुट डायरेक्शन एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। मुझे फॉर एग्जांपल उनका ये गोल था कि उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलना है, ठीक है। उस जर्सी को पहनते ही ना आप उसको फील करने लग जाते हो। वो आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगेगी, इसके लिए मुझे दिन रात भूल के सिर्फ क्रिकेट में अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप पूरे एफर्ट्स डालेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कई बार हम बोलते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं था, है ना। कोई कोई बोल देता है कि ये मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी थी, कुछ तो कमी आपकी रही होगी। कार्ड्स आपको वो गाइड करते हैं कि आप कहाँ कमी छोड़ गए। फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं या आपका कोई और टेस्ट है, कोई और एग्जाम है, करियर के कुछ एग्जाम्स हैं, आप गए पूरी तैयारी के साथ गए, आपका वो स्कोर नहीं आया जो आपको चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका प्रिपेयर करने का तरीका सही नहीं था, आपको किसी पर्सनल कोच की ज़रूरत है,
आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, इस तरह का कुछ ना कुछ एफर्ट्स वहाँ रह गए होंगे। तो जो ये मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे जेमी हो, देखिए सेलिब्रिटीज़ भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनकी भी जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसे ही एमिट होती है जैसे आपकी और मेरी होती है। यस, उन्होंने उसके लिए मेहनत ज़्यादा करी है, और मैं ये भी बोलूँगी कि उस दिन उनकी भाग्य की चाबी और उनके कर्म की चाबी दोनों एक साथ लगी थी। सिर्फ ट्रू। मेहनत करने से मैंने बोला था ना कि भाग्य की चाबी, उस लॉकर में वो भाग्य की चाबी भी आपको चाहिए। जब आप दोनों चाबी के साथ खोलेंगे तो आपकी किस्मत का लॉकर ज़रूर खुलेगा। सो ट्रू। तो मतलब अब जैसे हमने इसमें बात करी कि आप मैनिफेस्ट करते हैं, और भाग्य की अगर हम बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो डेस्टिनी में है ना वही मिलेगा, या अगर आपके पास, आप उसके लिए मेहनत नहीं भी करें तो भी मिल जाएगा अगर आपकी डेस्टिनी में है। तो डेस्टिनी को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये देखिए, मैनिफेस्टेशन? सबसे पहले तो एक बात बताते हैं कि आपने बोला कि जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर मिलेगा। जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना एक देश, काल, पात्र, आप कहाँ किस सिचुएशन में हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। मैं किसी भी तरह के काम में ऐसा कुछ मतलब विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, फॉर एग्जांपल एक लेबर है, एक लेबर क्लास के इंसान है जिनकी कुंडली में भाग्य राजयोग है। फॉर एग्जांपल यहाँ टैरो कार्ड्स कहते हैं कि आप एक्सेल करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक लेबर की के लिए मैं ये बोलती हूँ कि आप एक्सेल करेंगे, ऐसा कार्ड्स कहते हैं, या उनकी कुंडली में राजयोग है, तो किस तरह से एक्सेल करेंगे? क्या वो रातों रात अंबानी बन जाएंगे या नहीं? हो सकता है कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे वो लीडर हो, यूनियन के लीडर बन जाए, यू नो। ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसे हैं जो शायद कम भी काम करते हो, लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा मिलता है, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो वो उन्हीं के हाथ में जाता है। तो शायद वहाँ पे उनका राजयोग एक्टिवेटेड है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत तो सारे कर रहे हैं। तो डेस्टिनी में जो लिखा है आपको, यस, ये एक फैक्ट है कि डेस्टिनी में जो लिखा है आपको उतना ही मिलता है, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप अपने एफर्ट से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का काम करना बहुत ज़रूरी है, आपके एफर्ट्स का और यस आपकी डेस्टिनी का। आपने सबकॉन्शियस माइंड की भी बात की थी, तो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या उससे हम टैरो से उसमें कुछ हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, टैरो एक्चुअली उसी पे काम करता है। आयुषी मेरी एक क्लाइंट थी, और वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, ठीक है? उनके बड़े-बड़े बच्चे थे, और कुछ रीज़न्स की वजह से वो अपने मायके आई हुई थी। एक बार वो मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आई। डीप इनसाइड हर हार्ट या उनका सबकॉन्शियस माइंड शायद वापस जाना चाहता था अपने घर, ठीक है? लेकिन एक तो ईगो कि हस्बैंड अभी तक लेने नहीं आए, या हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं, हस्बैंड ने सॉरी नहीं बोला, व्हाटएवर। और एक उनकी फैमिली की ईगो, क्योंकि वो अपने मायके वापस आ गई थी, तो मायके में उनकी माँ, उनकी बहन, उनके फादर, उनकी फैमिली, अरे ऐसे कैसे, उसने ऐसे कैसे किया, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे, वो बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उनको रोज़ यही बात बोलते थे, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो गई कि अब वो वापस नहीं जाएंगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो जाना चाहती थी। द ओनली थिंग इज शी कुड नॉट एक्सेप्ट इट ओपनली। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड चाहता है ना, कॉन्शियस माइंड कभी भी उसको ओपनली एक्सेप्ट करता ही नहीं है। थ्रू द कार्ड्स ड्यूरिंग द रीडिंग शी एक्सेप्टेड कि उनके हस्बैंड इतने बुरे नहीं हैं। कुछ मोमेंट्स थे जो गलत थे, कुछ चीज़ें थी जो गलत थी, बट ही इज़ नॉट दैट रॉन्ग एंड शी वॉन्टेड टू गो बैक। जब कार्ड्स खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, शी एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा भी था, वो उनमें ये अच्छाई है, उनमें ये क्वालिटी है, उनमें ये क्वालिटी है। तो आपने इतनी सारी क्वालिटीज़ को छोड़ के सिर्फ वो जो 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको देखा। कई बारी मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने मुझे मीडियम बनाया इस चीज़ का। एक हफ्ते बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर कि वीनू, आई वांट टू कम फॉर अ रीडिंग विद माय हस्बैंड, ही इज कमिंग टू पिक मी अप, एंड बिफोर गोइंग बैक आई वांट टू हैव अ रीडिंग विद हिम। That was one of the happiest day. I felt so happy कि thank God I could bring that change in her mindset. उनका जो दबी हुई फीलिंग्स थी सबकॉन्शियस माइंड में, शायद मैं उसको बाहर निकालने में कामयाब हुई थी। तो यस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी किसी भी तरह के रिजल्ट को, जब तक आप उन ब्लॉकेजेस को हटाओगे नहीं ना, तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। अगर उस दिन हम उनके सबकॉन्शियस माइंड के वो ब्लॉकेजेस नहीं हटाते, तो उनका थॉट पैटर्न चेंज नहीं होता।
क्योंकि कई बार जैसे सब लोग हमें एक ही चीज़ बोलते रहें तो उससे भी हमारी थिंकिंग मतलब वहीं ब्लॉक हो जाती है कि बिल्कुल। देखिए, यही मैंने अभी सही एक है। बच्चे का एग्ज़ाम्पल दिया था जो बाहर जाना चाहता था, तो उसका कॉन्शियसली वो क्या देख रहा था कि आस-पास के सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली वो जाना चाहता था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि आप लोन ले लीजिए। जैसे ही उसके सबकॉन्शियस माइंड से वो परत हटाई गई, वो ब्लॉकेजेस हटाई गई, तो वो कुछ नया सोचने के लिए उसने उसको नए को एक्सेप्ट किया ना कि आप 2 साल जॉब करो, मेहनत करो और फिर जाना। तो ये ब्लॉकेजेस सबकॉन्शियस माइंड की काज की मदद से हटाई गई। ओके। एंड मैनिफेस्टेशंस फेल होती हैं बहुत सारी, तो क्या उसका रीज़न हम टैरो से वो भी जैसे ये तो एक रीज़न था ही, उसके अलावा क्या हम रीज़न पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल फेल होती हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस फेल होती हैं। और मैंने शायद आपसे अभी कहा भी था कि सिर्फ चिट लिखने से या सिर्फ उससे नहीं काम होता, आपको सब कुछ अलाइन करना है। तो कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों फेल हुई, आपने कहाँ कमी रह गई थी, आपके एफर्ट्स में कमी थी या आपने जो रास्ता अख्तियार किया था वो गलत था। आप कहाँ गलत थे कि आपकी मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया, और अब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अब आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। सो ये सब हमारी जो थिंकिंग है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, सब कुछ काज में आ जाता है। डेफिनेटली एवरीथिंग और योर कंप्लीट लाइफ रिवॉल्व इन दीज कार्ड्स। तो इसी में मैं एक और टॉपिक है जो मैं अभी बात करना चाहूँगी इसके बारे में कि हम एक कहते हैं बहुत लोग कि कार्ड्स जो है वो एक मैजिक है या ब्लैक मैजिक है, ऐसा भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड टैरो रीडिंग? ओके, सबसे पहली बात तो कार्ड्स एक मैजिक है लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं है। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? देखिए, ब्लैक मैजिक किसी की नेगेटिव इंटेंशंस हैं जो उसने आप तक भेजी हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए। दैट इज ब्लैक मैजिक प्योरली। कि मैं अपनी इंटेंशंस, मेरी आपके प्रति जो इंटेंशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है और मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्लैक मैजिक यूज कर रही हूँ ताकि आप तक नेगेटिविटी पहुंच पाए। कार्ड्स कभी भी आपको कोई कार्ड्स तो आपको डार्कनेस से बाहर लेकर आते हैं ना। कार्ड्स तो जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है उनको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। कार्ड्स कैसे ब्लैक मैजिक हो सकते हैं? कार्ड्स इनफैक्ट मैजिकल होते हैं, वो डार्कनेस की वो परत हटाते हैं। गॉट इट? क्योंकि कार्ड्स तो आपके आसपास एक वो वाइट लाइट क्रिएट कर रहे हैं ताकि डार्कनेस अंदर एंटर ही ना कर पाए। तो जो अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बैड एनर्जीज़ हैं या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ब्लैक मैजिक के टॉपिक को ना बहुत ज़्यादा हाइप देना मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आजकल यूज़ करके ना लोग बहुत एक फियर गेम खेल रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक इज़ वन ऑफ देम। बैड एनर्जीज होती हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक रेयर होता है, बहुत कम लोग ऐसा है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। बैड एनर्जीज होती हैं। देखिए, बैड एनर्जीज तो सब में होती हैं, आप में, मुझ में, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। आयुषी, हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज क्या होती हैं? जेलेसी, एनवी, इसने ऐसा क्यों किया, तो ये एक बैड एनर्जीज हैं। इनको हम कार्ड्स की मदद से हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से बहुत जेलस फील हो रहा है, ठीक है? हम दो चलिए, मैं टैरो रीडिंग में हूँ, अकल्ट में हूँ। आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे टैरो रीडर्स एकदम से रातों रात वायरल हो जाते हैं। तो क्या मुझे उनसे जेलसी होनी चाहिए? नहीं, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सकता है मुझे लगे कि यार इन्होंने ऐसा क्या इनके अंदर, तो डेफिनेटली कुछ तो उन्होंने बेटर किया होगा ना मुझसे। तो मेरे कार्ड्स मुझे ये गाइड करते हैं कि मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रही हूँ, मैं क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, मेरे एफर्ट्स में क्या कमी है। तो कार्ड मुझे अपनी उस बैड एनर्जी को एक गुड एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल एक ऐसी इंसान हूँ जिसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप, मैं, हम सबके अंदर होते हैं। आपने कभी सुना है कि आज मैं अपना एक फेवरेट सूट पहन के गई और उसको, वो सबको बहुत अच्छा लगा और वो घर आई तो वो सूट फट गया, वो सूट नज़र लग आयरन गई। करते में जल गया, नजर लग गई। आयुषी, एक ऐसा टॉपिक है नजर लग जाना जो आम हो चुका है, बिल्कुल आम। हम दिन भर बोलते हैं नजर लग गई, पर ये बताइए किसकी नजर लगी? चलिए ये बताइए किसकी नजर लगी?
जिसने उसको अच्छा बोला नॉट एट ऑल, उसको ही सबसे बोलते हैं कि पहले नजर लग आपकी गई। खुद की नजर लगी, क्योंकि सबसे पहले उस सूट को अच्छा मैंने ही बोला था। True. फॉर एग्जाम्पल मैं रेडी हुई और मुझे रेडी होके बहुत अच्छा लगा, आज मुझे लगा कि अरे यार आज तो मैं अपनी बेस्ट लग रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी नज़र लगाई। और क्यों लगाई, मैंने बोला आज तो मैं किटी पे जा रही हूँ, आज मैं अपनी बेस्ट लग रही हूँ, आज तो सब बिल्कुल जल जाएंगे। मैंने पहले ही नेगेटिव एनर्जी दी थी ना उसको, और वही हुआ, मेरी ही नेगेटिव एनर्जी ने मुझे बैकफायर किया। किसी और की नज़र बाद में लगती है, पहले अपनी नज़र लगती है। और कहीं ना कहीं शायद वो थॉट प्रोसेस होता है कि हम सोच के गए थे कि ऐसा होगा, तो हमें आके ऑलरेडी ऐसा हम फील करते हैं कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मुझे नज़र लग यहाँ गई पे है। मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपका ऑरा वीक है, थोड़ा सा आपको अपने ऑरा पे काम करने की ज़रूरत है। और ऑरा क्यों वीक होता है, यहाँ पे फिर ऑरा आपके अपने थॉट्स उसको वीक करते हैं। जब आप नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं तो आपके अपने थॉट्स उसको अट्रैक्ट वो करते हैं। हमने सबने साइंस में पढ़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव मेक्स प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 प्लस माइन, ये सब हमने पढ़ा है। अब अगर आप माइनस 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 ही सोचते रहोगे तो रिजल्ट तो माइनस ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा। आप कितना भी कर लो उसका पॉजिटिव में, तो रिजल्ट चेंज होगा नहीं। आप थोड़ा नेगेटिव सोचें, थोड़ा पॉजिटिव सोचें, तो भी आपका ऑरा ठीक रहेगा। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी और का कुछ बोलने से आपके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए। एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपको अपने आसपास बनानी है, और वो शील्ड कैसे बनती है, सिर्फ आपके पॉजिटिव थॉट से और आपके एक्शन से। आयुषी, ये पूरा हम जो भी बात कर रहे हैं, कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डेस्टिनी, रिजल्ट्स, वो सब 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 सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करते हैं: एनर्जी, डिवाइन एनर्जीज, आपके एफर्ट्स, और भाग्य, आपकी अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स एंड एनर्जीज। मतलब एक सिंगल चीज़ आपको पूरा रिजल्ट नहीं कभी दे नहीं सकते, देगी, और कभी नहीं देगी देगी, तो शायद वो टिकेगा नहीं। वो टिकेगा नहीं, वो लॉन्ग टाइम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के जितना नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स जो हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आपको वो भी करनी चाहिए, क्योंकि उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करके आप अपना मैसेज यूनिवर्स को दे रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो, और उसके लिए आपको उतने एफर्ट्स ही डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे BMW चाहिए, तो क्या यूनिवर्स पे चिल्लाने से मुझे BMW चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे मिल जाएगी? अच्छा, क्या ऐसे बोलने से ये मैसेज जाता है? तो मुझे डेफिनेटली ऐसे कुछ ना कुछ स्पेल्स, रिचुअल्स करने हैं जिनसे मैं अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है? और उसके साथ मुझे वो एफर्ट भी करने हैं। आजकल हम इंस्टा पे देखते हैं कि पेपर पे लिख के जला दो, बे लीफ बर्न कर दो, अनियन पील बफ बर्न कर दो, बर्न करके ब्लो थ्रू द एशेज इन द एयर एंड इट विल कम बैक टू यू। आपने एक कागज़ पे लिखा BMW कार, जो आपको चाहिए, आपने उसे कैंडल में बर्न किया, उसके ऊपर मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइज किया, और उसे यूनिवर्स में भेज दिया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है अपना मैसेज यूनिवर्स को भेजने के लिए। लेकिन उसके बाद आप आके बैठ गए, आपने एफर्ट नहीं करे, आपके बैंक में आज 50 लाख रुपए हैं, आपको 10 लाख रुपए और चाहिए, आपने मेहनत ही नहीं करी उस 10 लाख को अरेंज करने की, तो कहाँ से आएंगे? आपको उस गाड़ी के लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, कि वो पैसा आप तक आए, उस पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद उठ के शोरूम जाना, गाड़ी लेना, मतलब ये सब एक्शन है ना, आपको ये तो करने ही पड़ेंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, ऊपर से नहीं आएगी गाड़ी। गाड़ी आपको ही लेनी है, मेहनत आपको करनी है, पैसा भी आप ही को लगाना है। यूनिवर्स सिर्फ ऐसे रास्ते खोल देगा, ऐसे डोर्स खोल देगा कि आप उस रास्ते पे जाएं, उस रास्ते पे मेहनत करें, और जो आपको चाहिए वो अचीव करें। तो मैनिफेस्टेशन का ऐसा कोई और एग्जाम्पल है आपके पास जो आपके किसी और नोन ने या क्लाइंट ने किया हो? बिल्कुल है, चलिए देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ड्रीम यूनिवर्सिटी का, ठीक है? मेरी एक क्लाइंट है, उनकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है? शी वॉज समवेयर अराउंड 30-31, और उनकी फैमिली बहुत परेशान थी उनकी शादी को लेके। वो मेरे पास अक्सर किसी लड़के का डेट ऑफ बर्थ लेकर आती थी मैच कराने के लिए। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें गिनवाना चाहूँगी जो वो गलत कर रही थी और जो हमें कार्ड्स ने गाइड किया। नंबर 1, शी वॉज वेरी रिजिड। उनकी एक लंबी लिस्ट थी, चेक मार्क्स होते हैं ना, उस लिस्ट में क्या क्या था। जब भी वो किसी लड़के की डेट ऑफ बर्थ लेकर आती थी, टू माई सरप्राइज वो उस लड़के की मदर की डेट ऑफ बर्थ भी लेकर आती थी, कि क्या मेरी अपनी मदर इन लॉ से बनेगी। पहला तो यही थॉट पैटर्न गलत था। फिर जो चेकलिस्ट थी, उन्होंने एक बहुत रिजिड थी
कि मुझे किसी भी घर में बड़े बेटे की वाइफ नहीं बनना, मतलब मुझे उस घर की बड़ी बहू नहीं बनना, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जो बड़ी बहू होती है ना, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस उसे करने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, सबसे ज्यादा एफर्ट्स उसी को करने पड़ते हैं, लेकिन हाथ में रिजल्ट नहीं आता है। तो उसने ये एक्सपीरियंस अपनी फैमिली में किया था, उसकी मम्मी को देखा था उसने, एंड शी वाज लाइक मैं कभी बड़े बेटे की वाइफ नहीं बनूंगी। तो इसलिए उन्होंने एक दो अच्छे प्रपोजल्स को डिनाई कर दिया, और बाद में रिग्रेट भी किया कि यार ये प्रपोजल मुझे डिनाई नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने आपको बोला वो मदर इन लॉ की डेट ऑफ बर्थ लेकर आती थी, उस उनको एक लड़के में बहुत सारे उनके पॉइंटर्स थे, वो सारे चाहिए थे। इस चक्कर में वो बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स को ना 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 करती जा रही थी। कार्ड्स ने उन्हें गाइड किया कि आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। आप लड़के में इतने सारे चेंजेस, इतनी सारी बातें मांग रहे हो, क्या आप अपने में चेंज नहीं ला सकते? आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए ना, थोड़ा सा रिजिडनेस छोड़ के थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाओ। तो आपको डेफिनेटली, जब उन्होंने ये सब छोड़ा, एक बार वो मेरे पास आई और बोली कि आंटी मुझे सिर्फ ये रीडिंग करानी है, एंड लाइक कि लाओ डिटेल्स दो। शी सेड नहीं आंटी, आज मैं सिर्फ कार्ड्स को पूछना चाहती हूँ, इस बार मैं कार्ड्स को ही देखना चाहती हूँ, मेरे पास मैं कोई मदर इन लॉ की डिटेल मैच नहीं कराऊंगी, नथिंग अबाउट द फैमिली, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि मेरे लिए क्या लिखा है, कार्ड्स मुझे क्या गाइडेंस देते हैं। विद इन नेक्स्ट 2-3 months शी गॉट मैरिड, एंड उसके पेरेंट्स इतने खुश थे कि हम खुद ही परेशान थे, ये हर रिश्ते को मना करती थी, ये हर रिश्ते को मना करती थी, एटलीस्ट इसने रिश्तों में उन लड़कों से मिलने के लिए तो हामी भरी, एटलीस्ट एक ट्राई तो किया। क्योंकि वो क्या करती थी कि मिलने से ही मना करती थी कि नहीं मुझे या ये पॉइंट्स मैं नहीं बात करूंगी, आप मना कर दो, मुझे नहीं मिलना। जब तक आपने एफर्ट नहीं डाले, जब तक आप दो लोग आपस में मिले नहीं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? तो यस, यहाँ पे उसके पेरेंट्स, उसने अपने आप को जैसे ही चेंज किया, शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज़ हैप्पीली मैरिड। आई मीन लास्ट ईयर शायद उनका शी हैड अ बेबी ऑल्सो। तो बहुत अच्छी फैमिली में और बहुत खुश हैं वो भी आज, सिर्फ अपने थॉट पैटर्न चेंज करने से। उन्होंने वो इतनी रिजिड से थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई। एक्सेप्टेंस जो आपने शुरू में एक्सेप्टेंस, बात की थी, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडरेंस। खाली एक्सेप्टेंस से कुछ नहीं, उन्होंने सिचुएशन पे सरेंडर भी तो किया। देखिए, एक्सेप्ट तो किया कि मुझे चेंज होना पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन सरेंडर भी तो किया। अपनी वो चेकलिस्ट छोड़ दी ना उन्होंने, अपने जितने भी उनके पॉइंटर्स थे उनको रिलीज कर दिया ना। वो जो पॉइंटर्स थे ना, वो ब्लॉकेजेस थे सबकॉन्शियस माइंड के। क्या रिलीज किया उन्होंने? आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे हमारी रीडिंग डेस्टिनी में रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के सारे ब्लॉकेजेस रिलीज करे, शी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट, सरेंडर किया, और सामने था रिजल्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो सिर्फ वो विजुअलाइज, मतलब इमेजिनरी था इमेजिनरी था वो देखिए, ऐसा कुछ था नहीं। सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में ऐसा। देखा फिर होगा। देखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट पैटर्न्स में उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने अपनी मम्मी की प्रॉब्लम्स, अपनी मम्मी की तकलीफें, अपनी मम्मी का संघर्ष, अपनी मम्मी का वो सब देखा था, जो उनको एक घर की बड़ी बहू होने के नाते झेलना पड़ा था। ठीक है, इसीलिए उनकी उसकी वजह से उनके प्रेजेंट के थॉट्स ऐसे हो गए थे कि ये पॉइंटर्स हैं, मैं इनके बिना शादी नहीं करूंगी। कार्ड्स की गाइडेंस से कि क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है अगर आप इनको रिलीज करो, शी कुड मैनिफेस्ट दैट, she could manifest her dream wedding, she could manifest her dream partner. तो कार्ड्स इन चीज़ों में भी हेल्प करते हैं आपको। कार्ड आपको जिंदगी के हर एस्पेक्ट में हेल्प करते हैं, बीट योर करियर, बीट योर रिलेशनशिप, इमोशनल ब्लॉकेजेस। अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कॉल किया, मेरी क्लोज फैमिली, मतलब फर्स्ट फैमिली में कुछ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो वहाँ से एक कज़न है हमारे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि भाभी ये डिस्प्यूट है, आप अपने कार्ड्स के थ्रू चेक कर लीजिए। सो माय आंसर वाज कि देखो, कार्ड्स, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग कि ही सेड कि आप मुझे बस चेक करके ये बताओ कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। ही वांटेड टू नो कि जो उसने इस टाइम पे डिसाइड किया है, या डिस्प्यूट में उसके ऊपर जो ब्लेम बाकी फैमिली उसे बोल रही है कि तुम ऐसे गलत हो, तुम ऐसे गलत हो, तो ही वांटेड टू नो कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या गलती है मेरी, मतलब मैं इस सिचुएशन में क्यों फंसा आके, मैंने क्या गलत किया था। तो यस, कार्ड्स आपको लाइफ के, एंड व्हेन वी ओपन द कार्ड्स फॉर हिम, वी गॉट टू नो कि वो दूसरों की सुनना नहीं चाहता, वो अपनी अपनी इम्पोज कर रहा था। एंड अभी टैरो में सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं लोगों के? रिलेशनशिप,
स्पेशली रिलेशनशिप्स। यूथ. ओके। यूथ इज फुल ऑफ रिलेशनशिप. मैं कई बारी, आई मीन, आई हैव अ यंग डॉटर, आई हैव अ यंग सन. तो मैं कई बारी उन लोगों को बोलती हूँ मजाक मजाक में कि यार दुनिया के इतने सारे बच्चे आते हैं अपने रिलेशनशिप लेके, मुझे तुम रीडिंग करा लो तो शायद तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चल जाए. जोक्स अपार्ट, रिलेशनशिप एंड करियर. सबसे ज़्यादा यही दो। यस, यस, यस. और बिकॉज हेल्थ हेल्थ इश्यूज़ में भी कोई हेल्थ इश्यूज पूछता है? में देखिए, हेल्थ इश्यूज में कार्ड्स आपको बिल्कुल हेल्प करते हैं. कार्ड्स कैन गाइड यू कि आपका लाइफस्टाइल गलत हो सकता है. जैसे एक फिजिकल चेकअप होता है ना, हम मेडिकल चेकअप होता है, हम अपना डॉक्टर के पास जाते हैं, एक रूटीन चेकअप कराते हैं. दैट इज फॉर योर फिजिकल बॉडी. तो टैरो का जो चेकअप होता है दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल चेकअप. दैट इज फॉर योर सोल. जिस तरह आपकी फिजिकल बॉडी को रूटीन में चेकअप की ज़रूरत है, हील उसकी ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, कुछ डोज की ज़रूरत है, ऐसे ही आपकी सोल को भी एक स्पिरिचुअल चेकअप की ज़रूरत है, एक फीड की ज़रूरत है. वो बहुत ज़रूरी है जो आपको टैरो कार्ड्स देते हैं. इसमें मेरे को 2 चीज़ें बहुत अभी इम्पोर्टेंट याद है कि एक होता है कि जैसे किसी को बहुत ही सीवियर कैंसर जैसी अगर डिज़ीज़ है, एंड देन वो एक ऐसी डिज़ीज़ है कि उसमें आपका बहुत मनी भी इन्वेस्ट हो जाता है, एंड देन आपको नहीं पता है कि आगे आउटकम क्या होने वाला है। तो क्या इसमें कुछ हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं टैरो में? देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स कुछ मिसकंसेप्शन में जाएं, मैं किसी भी तरह की मेडिकल उसको नहीं, पूरा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है. कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी, नॉट इवन कैंसर, किसी भी बड़ी बीमारी में, अ पेशेंट नेवर डाइज बिकॉज ऑफ दैट बीमारी. ही ऑलवेज डाइज बिकॉज ऑफ द फियर. कैंसर है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कार्ड्स कैन हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव. अगर आपको मान लीजिए कि भगवान ना करे कभी किसी को कैंसर डायग्नोज हो, अ बिग से, आई मीन वार्म रिगार्ड्स फॉर एवरीवन दोज हु आर फाइटिंग सर्वाइवर्स. मेरा उन सब की तरफ बहुत उनको वो है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो उसको लड़ रहे हैं. लेकिन कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, कार्ड्स कैन हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव. चलते रहना, जिसे कहते हैं ना, एक पुश चाहिए. आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप दवाई लेने जा रहे हैं, आप अपनी थेरेपीज के लिए जा रहे हैं, आप बस कार्ड से गाइडेंस लेके जा रहे हैं, तो कार्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप यूर ऑन द राइट वे, आप जाइए, आप सर्जरी कराइए, आप दवा. थोड़े दिन पहले मेरी एक क्लाइंट थी, उनको कुछ सर्जरी करानी थी, दो इट वाज नॉट फॉर कैंसर, इट वाज हिस्टेक्टोमी. तो वो मुझे कॉल करके बोली, उनके मन में ना बहुत फोबिया था एनेस्थीसिया को लेके, कि वीनू मैंने सुना है कि एनेस्थीसिया में ये हो जाता है. आई सेड देखो, आप अगर डर के जाओगे ना ओटी पे, टेबल पे जाओगे, तो कुछ नहीं होना होगा. आपका डर उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा. आप सब कुछ सरेंडर करके जाओ. आप जा रहे हो, आप इस स्टेज पे आए हो कि आपको वो सर्जरी की नीड है, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के पास, तो आप डॉक्टर्स के ऊपर पूरे ट्रस्ट के साथ जाओ ना. जब तक आप अपने डॉक्टर को ही ट्रस्ट नहीं करोगे, फेथ नहीं करोगे, तो आप कैसे आपका इलाज ठीक होगा. तो चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, हेल्थ में कार्ड्स आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रस्ट करना है, आपको इमोशनली मोटिवेट कर सकते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्लस आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं. आपने अगर सुना है कहीं भी, ये बहुत हमारी हर बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बॉडी पेन हो, बॉडी एक्स हो, वो सब हमारे इमोशंस रेगुलेट करते हैं. हमारे इमोशंस की, जब आप कुछ लोग होते हैं, कुछ महिलाएं, आप जैसे थायराइड है, थायराइड मेजरली फीमेल्स को होता है, मेल्स को नहीं होता. बहुत सारी महिलाएं अपने घर में उनकी बात दबा दी जाती है, उनकी आवाज़ सप्रेस कर दी जाती है. वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आवाज़ आई, मन में बहुत कुछ है, चोक हो जाता है यहाँ पे आके, आप बोल नहीं पाते. आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है. आप जब अपने इमोशंस को दबाते हैं, आपकी फीलिंग्स को दबाते हैं, तो आपके वो जो सेल्स हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, वो ट्रिगर होते हैं. तब आपके सेल्स उनको वो पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता. तब एकदम से आपको बीमारियां ट्रिगर होती हैं. आपके ऊपर बहुत काम है, आप बहुत थक जाती हैं, दिन भर एग्जर्शन बहुत है, आपके घर में काम बहुत है, सारा दिन खड़े खड़े आप काम कर रही हैं, आपके नीज के प्रॉब्लम, आपके बॉडी एक्स, जॉइंट्स पेन जिनको होता है, आप अपने इमोशंस, और कई बारी नॉट ओनली दीज, कुछ लोगों में ना बहुत फ्रीक्वेंटली झूठ बोलने की आदत होती है.
बात बात पे झूठ बोलते हैं, सच को छुपाना, पता नहीं वो मैनिपुलेटिव ही होते हैं बाय नेचर। जो लोग मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं, जो झूठ बहुत बोलते हैं बात बात पे, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। आपके हर इमोशन किसी ना किसी बीमारी को रेगुलेट करता है, किसी ना किसी बीमारी को कंट्रोल बिकॉज करता है। माइंड एंड बॉडी इज टोटली दे कनेक्टेड ना। कनेक्टेड। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपका कभी भी आपको आपका गट क्लेंस नहीं होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस कितना स्ट्रेस कितना है। रीजन है, बहुत बड़ा, माइग्रेन, बहुत आजकल सारी छोटे चीजें। छोटे बच्चों को माइग्रेन हो जाता है। जब बच्चों को माइग्रेन हो जाता है ना, तो वहाँ पे बच्चे, मैं पेरेंट्स को नहीं बोलूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि घर में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे, उनका जो एक माइंड का अलाइनमेंट है ना, शायद वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जो कहना चाह रहा है शायद कोई पेरेंट उसको नहीं समझ पा रहा, या पेरेंट्स जो कहना चाह रहे हैं बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा, वाइस वर्सा। लेकिन अगर आपको बड़ों के साथ भी, अगर आप अडल्ट को भी माइग्रेन होता है, तो इसका मतलब आप अपनी बात पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे, बिल्डअप हो रहा है बिल्डअप हो वो। रहा और एक हम हीलिंग टर्म भी यूज करते हैं टैरो में, है। यस, तो वो कैसे काम करता हीलिंग, देखिए जो मैंने आपसे बोला कि कार्ड्स हमें गाइडेंस देते हैं, कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, वो एक तरह से हमारी हीलिंग ही तो है। मैं बहुत नेगेटिव आउट उसमें हूँ, सिचुएशन में हूँ, और मैं अपने रीडर के पास गई हूँ, तो वो जो रीडर है, सबसे पहली बात तो एक टैरो कार्ड रीडर इज like a healer, is like a consultant, is like a psychiatrist, is like a counselor। क्योंकि मैं, अगर आप मेरे पास प्रॉब्लम, आपके पास कुछ नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इट इज़ माई ड्यूटी कि आई शुड एक्ट एज अ हीलर ऑल्सो। मेरी बातें आपके उन वूंड्स को, उन जख्मों को जो इतने सालों से अंदर दबे हुए हैं, उनको हील करे। जैसे वो मैंने अभी बच्ची का एग्जांपल दिया था कि जिसकी शादी नहीं, जो शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो क्या था, वो इमोशनल वूंड्स थे। डेफिनेटली उसने बचपन में अपनी माँ के साथ गलत होते हुए देखा था, डेफिनेटली उसने बचपन में अपनी माँ का स्ट्रगल देखा था, क्योंकि तब वो बच्ची थी, वो उसको बोल नहीं पाई, लेकिन वो जख्म यहाँ रह गए थे। टैरो कार्ड्स ने उनको हील किया था ना, उन जख्मों को भरने में हेल्प करी थी, उन जख्मों को सूखने में हेल्प करी थी, खत्म करने में हेल्प करी थी, वो वुंड्स को हील किया गया था। तो ये एक थेरेपी की तरह भी एक हो थेरेपी गया। की तरह भी होता है। इसीलिए मैंने बोला कि जैसे आपके पास रूटीन मेडिकल चेकअप जरूरी है ना, ऐसे ही आपका रूटीन स्पिरिचुअल चेकअप फॉर योर सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल एंड सोल एनर्जीज एंड जो भी है एनर्जीज, आपके सराउंड कर रहे आप, यस। बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स आप अराउंड दिस कितना ओनली। भी अपने आप को फिजिकली फिट रख लो, अगर आपकी सोल फिट नहीं है, अगर आपकी सोल को वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, तो वो फिटनेस आप कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ट्रू। एंड इसमें सेकंड मेरे को हेल्थ से रिलेटेड में ही पूछना था एक, कि प्रेगनेंसी में क्या हम इससे लेडीज जो हैं वो हेल्प ले बिल्कुल। सकती हैं? देखिए, आपने प्रेगनेंसी की बात करी, मैं उससे पहले एक चाइल्डलेस कपल की बात कर रही हूँ। मेरे पास एक चाइल्डलेस कपल आए थे, और काफ़ी साल हो गया था वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। कार्ड्स की मदद से, रेगुलर इंटरवल्स पे रीडिंग्स की वजह से, हमने उनके वो जो एक इमोशनल वुंड्स थे ना, उनको हील किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका उनकी जो सोच थी प्रेगनेंसी को लेके, बिल्कुल चेंज हो गई थी। वहाँ पे क्या था कि वाइफ वांटेड टू कंसीव, बट हस्बैंड वाज नॉट इंटरेस्टेड। अभी हस्बैंड वाज लाइक कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लेट मी रीच देयर, लेट मी रीच देयर, जो कि आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा करती है। पहली बात तो बिकॉज वी आर ऑन द सो चैनल सब कुछ, तो मैं इतना ज़्यादा इंटीमेट टर्म्स को नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनता था, तो इट वॉज लाइक अ वन साइडेड, यू नो। द वाइफ ऑलवेज वॉज इन द प्रेशर कि आई शुड कंसीव, आई शुड कंसीव, आई शुड कंसीव, और हस्बैंड की निरंतर कोशिश रहती थी, परस्पर कोशिश रहती थी कि वो कंसीव ना कर पाए, क्योंकि हस्बैंड चाहते नहीं थे। बहुत मेजर क्लैश था। जब उन दोनों की धीरे धीरे रीडिंग्स करके उनको हील किया गया, हस्बैंड को ये समझाया गया कि आप लाइफ में कितना भी अचीव कर लेंगे, आपकी सेटिस्फैक्शन वो आएगी नहीं, और जितना ज़्यादा आप अचीव करते जाएंगे, उतनी आपकी डिज़ायर ऊपर जाने की बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बायोलॉजिकली जो एक लेडी की अभी माँ बनने की उम्र है, जो वो बनना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट है। आप उनको उससे डिप्राइव कर रहे हैं। और उस लेडी को ये था कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है, कंसीव 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 कंसीव, उस प्रेशर की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे।
उन दोनों को अपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़े, एंड मेरे ख्याल से दोनों ने आपस में बात करके प्लान करके अनदर 1 year और 1.5 year में दे जस्ट द लेडी कंसीव्ड, एंड नाउ दे हैव अ 3-4 months old बेबी. और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमारे हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, हमारे इमोशंस बहुत चेंज होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, छोटी छोटी बात पे कई बार प्रेगनेंसी में होता है. इनफैक्ट मेरे साथ भी होता था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती थी, तो मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि बेटा बार बार मत रोया कर, रोने वाला बच्चा पैदा होगा. ऐसा माएँ अक्सर बोलती हैं, ऐसा मदर इन लॉज या मदर्स अक्सर बोलती हैं. क्यों? क्योंकि आपका जो बच्चा है आपके इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. आपने वो सुना है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो चक्रव्यूह, हम सबने सुना है ना, जो बातें उनको बताई जा रही थी अभिमन्यु की माँ को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की, उन्होंने वो तो सुन ली, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है ये सुनते सुनते वो बच्चा वो सो गई, उनकी माँ सो गई, तो अभिमन्यु वो नहीं सीख पाए. आप हर बात जो हम एक प्रेग्नेंट लेडी से बोलते हैं वो उसका बच्चा सुनता है. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. यू शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, यू शुड बी फुल ऑफ फ्यूचर एस्पेक्ट्स, यू शुड बी फुल ऑफ थिंग्स कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरी क्या डिज़ायर्स हैं और मैं अपने बच्चे को कैसे वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी. जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना और मेहनत, आपको इतनी मेहनत करनी है कि बच्चे को मेहनत करने की आदत लग जाए जितना, क्योंकि आपका रूटीन, आपका वर्क पैटर्न, कई बार अच्छा प्रेगनेंसी में पहले बोलते भी थे कि लेडीज को काम करते रहना चाहिए 9th month तक काम. आजकल तो प्रेगनेंसी होती है और ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट डे से बेड रेस्ट पे है या बिल्कुल ऑन द क्लाउड 9. यस, ऑन द क्लाउड 9, लेकिन उसके साथ आपको ये नहीं भूलना कि आप बीमार नहीं है. आपको ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ज्यादा एक्टिव रहना है ताकि आपका बच्चा एक्टिव बने, आपको ज्यादा पॉजिटिव रहना है. तो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी योर रोड मैप फॉर दीज 9 months. आपको क्या क्या, क्यों बोलते हैं कि इन दिनों में स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा. तो पॉजिटिव माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपका बच्चा सोचेगा. उसको वो करियर में छोटे जब बच्चा बड़ा होगा तो लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस से डरेगा नहीं, छोटे छोटे चैलेंजेस से घबराएगा नहीं, उसमें लड़ने की क्षमता होगी, उसमें लड़ने की ताकत होगी. वो दुनिया के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है क्योंकि उसकी माँ ने फेस किए हैं. उसकी माँ उन 9 महीनों में बहुत एक्टिव थी, बहुत पावरफुल थी. तो मैं तो टैरो को एक एम्पावरमेंट टूल भी बोलती हूँ महिलाओं के लिए, कि आपको एम्पावर करता है. मतलब मुझे लगता है कि हम हर चीज में एक गाइडेंस ले सकते हैं टैरो बिल्कुल, कार्ड आप से, लाइफ के हर एस्पेक्ट में गाइडेंस ले सकते हैं. क्योंकि जैसे ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा शायद कि पहले बड़े लोगों की हम सब बात माना करते थे, अब हम घर में तो किसी की मानते नहीं है. सो हमें कहीं से तो गाइडेंस और गाइड की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी जरूरत है. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ना ये आजकल की जनरेशन के साथ ये बहुत मेजर इशू है. ठीक है, उसमें मेरे बच्चे भी आते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये मेरे बच्चे भी सुनेंगे. देखिए, कार्ड्स आपको ये भी गाइड करते हैं, कार्ड्स आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाइए. हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको जो बोलते थे वो आपको समझ में नहीं आता था, आपको लगता था कि ये कैसी बातें करते हैं. वो जिस रकम, देखिए, नो डाउट कि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से ज़्यादा है, ज़िंदगी के थपेड़े, ज़िंदगी की मार उन्होंने ज़्यादा खाई है और आपको बहुत एक शील्ड में रखा है, आपको बहुत कवर्ड शील्ड में रखा है. कार्ड्स आपको प्रिपेयर करते हैं उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, ऐसे ही माँ बाप आपको प्रिपेयर करते थे उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए. पर आपने माँ बाप की तो नहीं सुनी, तो कार्ड्स कार्ड्स की सुन के एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में वो चेंज तो ला सकते हैं. ट्रू. और इसी में जैसे दो तरह की रीडिंग्स होती है, आई थिंक पर्सनल रीडिंग एंड मास रीडिंग. Yeah. ये कैसे होती है? मास रीडिंग पे बात करते हैं. पहले आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और एफएम पे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, आप अपनी बुक में, मोबाइल में कहीं खोए हुए हैं, अचानक से एक लाइन ऐसी आती है जिससे आप गुनगुनाने लग जाते हैं उसको. ठीक है, अभी मैं जब गाड़ी में आ रही थी तो ट्रैफिक था, मैं अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन अचानक से एक भजन की लाइन ऐसी आई जो मुझे एकदम से कैच कर गई और मैं उसको साथ में गुनगुनाने लग गई. दैट वॉज फॉर मी. तो मास रीडिंग में जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स आती हैं रील्स बहुत आती हैं, आप बहुत सारी, लेकिन हर रील को सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि वो मैसेज आपके लिए है,
लेकिन किसी किसी रील के मैसेज को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरी लाइफ से मैच करता है, देन डेफिनेटली इट इज फॉर यू। वो ऐसे ही आप तक नहीं पहुंची है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स ने शायद आपको सचेत करने के लिए, सोई हुई नींद से जगाने के लिए वो मैसेज आप तक भेजा है। और पर्सनल रीडिंग इज लाइक अ पर्सनल ट्रेनर। आप जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जो जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो सिर्फ आपको ओवरऑल देखते हैं कि मैम आपका ये पोस्चर ठीक नहीं है, या ये आप ये मशीन ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हायर कर लेते हैं तो वो आपको जिमिंग में आपके जिस बॉडी पार्ट को टोनिंग की जरूरत है, आपको जिस चीज में जरूरत है, वो पर्टिकुलर उस एरिया पे काम करते हैं, आपके एब्स पे, चेस्ट पे। उसी तरह पर्सनल रीडिंग है। आपको लाइफ में जिस मोड़ पे, जिस एस्पेक्ट पे, जिस फील्ड में गाइडेंस की जरूरत है, वो आपको वहां पे गाइडेंस देते हैं कि इस समय आपको क्या करना है। और जो मास रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग होती है जो आपसे कनेक्ट कर सकती है कभी कभी। मतलब वो भी जैसे बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो यही था कि ये कितना रिलेटेबल है, नहीं, बिल्कुल, कितना अगर वो आप तक एक्यूरेट आई है। है, रील आई है, लेकिन अगर उस रील को सुनने के बाद, उस रीडिंग को सुनने के बाद कहीं आपने दिल तो पागल है देखी होगी, उसमें शाहरुख खान ने माधुरी दीक्षित से पूछा कि जब जिसे मैं प्यार करूंगा, जब वो इंसान मेरे सामने आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। देन माधुरी सेड की दिल में घंटियां बजने लग जाएंगी, समथिंग। शायद शाहरुख ने या माधुरी किसी एक ने ऐसा बोला, और एकदम से वो माधुरी वहां से आती है तो शाहरुख खान को कुछ फील होता है। व्हाट वाज दैट? वो यूनिवर्स का सिग्नल था। तो जब भी कोई रीडिंग आपको क्लिक करे कि अरे ये तो रीडिंग मेरे लिए है, दैट मीन्स वहां पे आपके दिल पे जो घंटी बजी है वो रीडिंग आपके लिए है। उससे आपको कनेक्शन फील होगा। हर रीडिंग से नहीं होगा। आप एक दिन में 100 से ऊपर रील स्क्रॉल करते हैं, और क्योंकि अगर आप रील्स देख रहे हैं तो क्या हर रीडिंग आपको अपने आप से मैच करती हुई दिखती है? किसी किसी एक रीडिंग पे आपका दिल एकदम से लगेगा यार ये तो मेरे लिए है, कुछ फील होता है। दैट इज द यूनिवर्सल सिग्नल, द यूनिवर्स का साइन कि ये आपके लिए है। और उसमें जो लिखा रहता है क्लेम करने के लिए कमेंट एंड ऑल दैट, डज दैट वर्क? सी हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, तो इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मैंने आपसे कहा था कि जो कार्ड्स हैं वो एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं। अक्सर हम रील्स में लिखते हैं कि क्लेम दिस, राइट कमेंट और राइट योर, सेलेक्ट योर पाइल टू क्लेम दिस एनर्जी। तो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। आप उस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। जहां हम पर्सनली बैठे हैं वहां पे तो हम कार्ड्स को शफल करते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हूँ, और फिर हम। लेकिन जब हम मीलों दूर हैं, हम ऑन स्क्रीन है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ या कुछ? तो इट्स लाइक दैट। ओके। आपने एफर्ट डाला ना। कुछ लोग तो रील को स्क्रॉल कर जाते हैं, लेकिन आपने रील को पूरा सुना, आप कमेंट सेक्शन में गई, आपने जो भी रिक्वायर्ड था वो टाइप किया, सेंड किया, आपने एफर्ट डाला ना, आपने अपने आप को ट्यून इन किया ना उस एनर्जी के साथ, तो डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर यू। एंड ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछने चाहिए टैरो कार्ड रीडर से? ओके, देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें जो सीकर है उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। जैसे मेरे पास बहुत सारी एक बार एक लड़की आई थी, शी स्टार्टेड लाइकिंग समबडी, ठीक है, एंड शी यूज्ड टू आस्क मी कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या वो सामने वाले के मेरे मन में कोई फीलिंग्स है, इट्स परफेक्टली ओके, कोई बात नहीं, हमें जानना चाहिए। लेकिन वो मुझसे बहुत नेगेटिव क्वेश्चंस करती थी कि मैं क्या करूं कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो किसी और से बात करता है। तो इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। और एक रीडर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी आपकी कॉन्शियस आपको किस लेवल तक अलाउ करती है। जैसे मैं कई बार अपने रीडर्स को मना कर देती हूँ कि मैं ये रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। बहुत सारे लोग जेंडर्स के लिए आते हैं, कंसीव करते हैं, तो जेंडर पता करने के लिए आई डोंट डू दैट, कंप्लीट नो, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया और बोला कि आंटी भाई रीडिंग कराना चाहता हूँ कि मैं कितने मार्क्स स्कोर करूंगा। नो, आई कैन गाइड यू कि आपका जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होना चाहिए। आई कैन नॉट टेल यू कि आप 90% स्कोर करोगे कि 95% स्कोर करोगे। उसके बाद एक बार एक फादर आए थे मेरे पास अपनी अपने डॉटर इन लॉ के लिए रीडिंग कराने के लिए। तो जहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के लिए आप रीडिंग करा रहे हो और वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे रीडिंग्स नहीं करने चाहिए। किसी को हार्म पहुंचाने वाले रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई आए तो उनके रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और ऐसे लोग आते हैं। किसी की डेथ के लिए भी पूछते हैं लोग। देखिए, वो दो सिचुएशंस में होता है। एक,
या तो नॉर्मली डेथ के लिए तब पूछते हैं कि जब इंसान बहुत बीमार होता बीमार है, होता ठीक है, कि ये इंसान बहुत बीमार है, तो हम ये नहीं कहते कि इनकी डेथ कब तक होगी, हम ये पता करते हैं कि इनको ये थी, इनके लिए जो बेस्ट है वो कब तक होगा। अब अगर एक इंसान की उम्र है 80 साल पे 86 साल और वो बहुत बीमार है, वो लिटरली डेथ बेड पे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि इनको कब तक तकलीफ रहेगी, ये कब तक अपनी तकलीफ से इनको निजात कब मिलेगी। बट डेथ डायरेक्टली नहीं पूछी जानी चाहिए। इट इज़ नॉट समथिंग इन आवर हैंड्स, वी आर नो वन टू प्रिडिक्ट दैट, एंड इस तरह के क्वेश्चन को एंटरटेन करना बहुत गलत है। है। इट इज़ नॉट एथिकल बट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा चलिए डेथ पे बात करते हैं। हमारे पास एक कार्ड होता है डेथ, डेथ के नाम से वी हैव अ कार्ड जिसका नाम है डेथ। और लोग जब भी वो कार्ड रीडिंग में किसी की आ जाता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि उनकी डेथ होने वाली है। डेथ होने वाली है, लेकिन किस चीज़ की डेथ होने वाली है? आपके पुराने पैटर्न्स की, आपकी पुरानी सोच की, आपकी एडिक्शंस की, आपकी नेगेटिविटी की, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं उनकी, आपके ओल्ड पैटर्न्स की। और एक रीबर्थ होने वाला है, रीबर्थ ऑफ न्यू यू, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि जब आप रीडिंग से उठेंगे तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे, तो वो आपका एक नया वर्जन होगा। तो आप पुराना वर्जन की डेथ करके को छोड़ के और नया लेके जा रहे हैं। तो यस, everything can be predicted, but then there are some ethics, there are some, there's a limitation, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। एंड इफ समबडी डज दैट, तो क्या उससे जो रीडर है उसको इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव? बिल्कुल पड़ता है, मेरी हर रीडिंग का इफेक्ट मुझ पे पड़ता है। Okay. मैं किस तरह की रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो रीडिंग करते टाइम मुझे अपनी ईगो, अपने पर्सनल ओपिनियंस, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है, ये सब छोड़ के रीडिंग करनी चाहिए। और रीडर शुड बी बिल्कुल बाइस नहीं होना न्यूट्रल होना चाहिए, चाहिए। एकदम क्लीन, जैसे एक कोरा कागज होता है ना, उस तरह का। अगर मैं एक भी परसेप्शन पहले ही बना लूंगी अपने क्लाइंट के बारे में, मैं कभी भी पूरी सही रीडिंग नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फिर जो मैसेज मैं दूंगी वो होगा जो मैं सोचती हूँ। और आप मानेंगी, इसी सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर, इसी रीजन की वजह से मैं अपने नोन और अपने फैमिली इनकी रीडिंग्स नहीं करती। बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं शायद आपका हाँ, परसेप्शन या और क्योंकि थॉट आ सामने वाला भी जाएगा। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उन्हें लगता है कि ये आप अपने पर्सनल व्यूज हमें बता रहे हो, जबकि दैट इज द रियलिटी। देखिए फॉर एग्जांपल, आई नो समबडी जिसका मुझे नेचर मालूम है कि वो बहुत हाइपर है, या उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, उनमें बहुत एग्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो उनका पैटर्न है, क्योंकि वो उनका नेचर है, तो कार्ड्स भी वही बोलेंगे। अब अगर मैं उनसे बोलूंगी कि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कहेंगे तो आपको पता ही है। ये तो आपको पता ही है। तो एक रीडर को अपने पर्सनल व्यूज, पर्सनल ओपिनियंस, अपनी ईगो, इन सबको एक साइड पर रखे और फिर रीडिंग करनी चाहिए। ओके। एंड जो अभी बहुत जल्दी जल्दी लोग बस सीख लेते हैं एंड वो करने लग जाते हैं रीडिंग्स, उनके लिए आप क्या कहेंगे, बिगिनर्स के लिए? बिगनर्स के लिए देखिए, जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आप किसी की डेस्टिनी, किसी के कर्मा के साथ खेलते हैं। आपकी एक गलत गाइडेंस किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, उसकी, या तो वो उसको सही डिसीजन लेने पे फोर्स करेगी, और या अगर आपकी रीडिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, आपने कार्ड के मैसेज को सही से रीड नहीं किया है, और आपने कुछ गलत गाइड कर दिया, कुछ गलत या कोई एक गलत रास्ता बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम मोड़ पे रुके, हमने किसी से पूछा कि मुझे यहाँ तक जाना है, रास्ता बता देंगे। कभी कभी तो सही रास्ता मिलता है, कभी कभी वो ऐसा रास्ता बताते हैं जो बहुत लंबा पड़ जाता है। आपने क्या किया, अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपका हर बोलते ना, देयर अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, हम सब ने पढ़ा है। तो उसी तरह आपकी बोली हुई हर बात का एक रिएक्शन होता है। इट कम्स इन योर, आप अपने लिए बैड डेप्स क्रिएट कर रहे हो। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। और यहाँ पे मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं पेड, उस पर फ्री टॉक टाइम मिलता है, उन पे बहुत सारे कॉल्स होते हैं, सारा दिन चैट्स, वहाँ पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टैरो रीडर्स आर देयर। जब हम प्लेटफॉर्म्स पे रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनका मोटिव क्या होता है, टू मेक द कॉल लॉन्गर सो एंड दैट टू द अर्न टॉक मनी। टाइम एंड टू अर्न मनी। आप वहाँ पे कभी भी आपको एक्यूरेट रीडिंग मैं मान ही नहीं सकती कि मिलती है, क्योंकि वहाँ पे मेरा मोटिव ही कुछ और है। बहुत सारे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है,
जो प्लेटफॉर्म्स पे रीडिंग करते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ओके। एंड जैसे कार्ड्स होते हैं, मैंने सुना है कि बहुत तरह के डेक्स होते हैं। बिल्कुल सो होते हैं। हाउ डज दैट डिफर, एंड कैसे चूज करते हैं अपने लिए अपना डेक? चलिए देखिए, बहुत तरह के डेक्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस है, दैट इज कॉल्ड अ राइडर वेट टैरो कार्ड। चलिए सबसे पहले तो ना टैरो डेक्स आए कैसे। टैरो डेक्स पहले इनिशियली देवर यूज एज अ प्लेइंग कार्ड्स। कुछ 22-30 कार्ड्स होते थे जिनको एज अ प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे। धीरे 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 वो डिविनेशन टूल की तरह बनते गए, फिर उनमें और कार्ड्स ऐड ऑन हुए। तो इस तरह से नाउ एक राइडर वेट करके डेक आता है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड, मोस्ट कॉमनली यूज का डेक। फिर भी जब भी आप टैरो शुरू करते हैं अपनी एनर्जी, जिस डेक के साथ आपको कनेक्शन फील हो, जिस डेक को हाथ में उठा के, एक तो टैरो कार्ड्स कभी ऑनलाइन नहीं मंगाने चाहिए, आजकल लोग ऑनलाइन बहुत मंगाते हैं। जब मैं पहली बार अपने टैरो कार्ड्स लेने गई थी ना, तो मैं लिटरली स्टोर पे गई थी, मैंने कार्ड्स को लिया था, कार्ड्स को हाथ में पकड़ा था और फील किया था। इट इज़ ऑल एनर्जी। आप ऑनलाइन एनर्जी तो कैच कर ही नहीं सकते, तो उन कार्ड्स को अपने हाथ में लीजिए। फिर वही मैं बोलूँगी कि फिर वो जो दिल में घंटी बजती है ना, वो जो एक इंस्टिंक्ट आती है ना कि यस दिस इज मेंट फॉर यू। और आज भी आयुषी, आई लव माई कार्ड्स, दे आर माई बिगेस्ट टूल, दे आर माई बिगेस्ट 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 पावर। मुझे उनको हाथ में लेके इतना अच्छा फील होता है। व्हेन आई टेक देम इन माई हैंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ मैजिक यूनिवर्सल वॉन्ड मेरे हाथ में है। कोई आबरा का डाबरा नहीं होता कार्ड्स में, हम कार्ड्स को रीड कर रहे हैं, वो यूनिवर्स का मैसेज है, लेकिन यू फील अ मैजिकल चेंज इनसाइड यू। तो आपको जिस कार्ड के साथ सबसे ज्यादा अपना कनेक्शन फील हो, वो डेक उस रीडर को चूज करना चाहिए। एंड कार्ड्स की रीडिंग सबसे बेस्ट कैसे होती है? फेस टू फेस होती है कि आप कॉल्स पे भी कर सकते हैं? देखिए फेस टू फेस होती है, लेकिन आज के ज़माने में व्हेन वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। मैं ऑडियो कॉल्स पे कभी रीडिंग नहीं करती। मैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरी एक क्लाइंट है, वो ना रोज मतलब थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंटली कुछ दिनों के बाद अर्ली मॉर्निंग कॉल करेंगी, वीनू आई हैव अ मीटिंग टुडे एंड वांट टू, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे ही बता दोगी? तो मैं उनसे कई बार बोलती हूँ कि प्लीज आई ऑलवेज प्रेफर वीडियो कॉल्स, आई ऑलवेज, क्योंकि उसमें मैं अपने जो मेरा सीकर है ना, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप चाहे 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे आए, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत कुछ फील होता है। कार्ड्स आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो रीडिंग्स फेस टू फेस भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं, और बहुत लोग तो ओवर द चैट्स, ओवर द मैसेजेस, देन इट्स ऑल द रीडर्स चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं। सबके अपने अपने पर्सनल वो रहते हैं, बट आई ओनली डू इधर फेस टू फेस और ऑन अ वीडियो कॉल। ओके। एंड अगर हम अपने ऑडियंस के लिए एक मास रीडिंग करें, जस्ट जनरल रीडिंग फॉर कमिंग ईयर, तो क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट राइट नाउ। या आपके जो भी व्यूअर्स अभी ये देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यूअर को इस रीडिंग के साथ, जैसे मैंने कहा था कि हम बहुत सारे रील्स देखते हैं, वो रील्स देखते देखते कुछ रीडर्स को ऐसा लगता है, कुछ व्यूअर्स को, कि अरे दिस इज़ फॉर मी। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज डज द यूनिवर्स। अभी हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं फॉर द 2026, कि आपको 2026 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है? इट्स जस्ट अ जनरल रीडिंग फॉर द व्यूअर्स। लवली कार्ड्स, एंड आई ऑलवेज फील हैप्पी जब मेरे पास अपने व्यूअर्स के लिए पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सो व्हाट आई हैव गॉट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई हैव गॉट द एम्प्रेस, एंड आई हैव गॉट 6 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली इस टाइम कहीं ना कहीं किसी दुराहे में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपने ना अपनी आंखों पे एक पर्दा बांधा हुआ है, आप उस पर्दे को हटा के, उस ब्लाइंड फोल्ड को हटा के अगर सिचुएशन को क्लियरली देखते हुए, अपनी इंट्यूशन को यूज करते हुए डिसीजन लेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द विक्ट्री। आप जीतेंगे जो आप करना चाहते हैं। और एक बार अगर आपने अपनी सोच के ऊपर वो जो परत, वो जो एक ब्लाइंड फोल्ड का पर्दा आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है, अगर आप उसको हटा लें, so you will definitely get the authority you want, you will get the desired goals you want। जो आप चाहते हैं, अगर आप उस ट्रैक पे सही से चल रहे हैं, you will get the result। एंड इसके लिए आपको अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स,
डेफिनेटली इन सब की बहुत, ये सब आपके साथ है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ. 2025 जो हम सबके लिए था ना, वो एक इंट्रोस्पेक्शन का साल था. 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. 2026 आपकी मेहनत और मेहनत के रिजल्ट, उनका कार्ड है. अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर आप अपनी इल्यूजन्स से बाहर आके मेहनत करेंगे, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जरूर मिलेंगे. ग्रेट. तो आई होप ऑडियंस को इससे हेल्प मिलेगी. डेफिनेटली डेफिनेटली. एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू गेट वन ऑफ माई रीडिंग श्योर. just for the audience and for myself, of course. व्हाई नॉट. So, this is actually for the first time that I'm getting it done ओह लवली. face to face. ओके. Surprise on the way. Something new is on the cards. तो कार्ड सेज कि आप किसी मेंटोर से, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में शायद हम जो सोच रहे होते हैं उतना काफ़ी नहीं होता. हमें किसी एक्सपीरियंस से बात कर लेनी चाहिए, या किसी से बात कर लेनी चाहिए. एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि कोई किसी बुजुर्ग से, आप किसी से भी जिससे आपको लगता है कि सही सलाह मिल सकती है, कोई मेंटोर हो, आप उनसे एक बार ज़रूर बात कीजिए. आपको अपनी जो भी सिचुएशन में आप स्टक है ना, उसका सोल्यूशन मिलेगा. और फिर बोलूँगी कि आप 2 पार्ट्स में झूल रही हैं. एक तो 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रही हैं. आपको किसी एक को प्रायोरिटी देना, अपनी प्रायोरिटी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. और एक टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा-सा शायद आपको टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ रहा है. तो इंस्टेड ऑफ जगलिंग, जैसे वो जोकर होता है ना, वो 2 चीज़ों Juggling, में I think जगलिंग it is करता for है. my career. देयर इज सम जगलिंग इन योर लाइफ, इट्स गोइंग ऑन. सो आपको अगर सही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो यू नीड टू कंसल्ट समबडी. आप किसी को कंसल्ट करें और अपने लिए एक रोड मैप बनवाएं. I think this all the 3 cards are for me. मतलब मैं personally I know कि मैं कैसे relate कर रही हूँ इससे. Okay, that's wonderful. But I am happy that you could relate with that. थैंक यू सो मच. एंड इसी के साथ हम एक लास्ट चीज़ करते हैं. सो आई थिंक वील रैप अप हियर. Definitely. एंड बहुत अच्छा लगता है. लिंक ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना ये चीज़ें, और तो कि ऐसा लगता है कि इसके बारे में और बात करो करते हैं. और It's a बात never करो. ending topic actually. Yes, yes, of course. And I hope we'll talk about it Definitely, later. we'll talk about it soon. Yes. So now we'll end this episode. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत pleasure. सारी जानकारी हमें मिली है आज आपके थ्रू. एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत सारी हेल्प मिली होगी. एंड रीडिंग्स के थ्रू भी आप अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं एंड मैम से कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए या टैरो रीडिंग करवानी है या एनीथिंग यू वांट टू डू, तो आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स डाल देंगे. एंड हमारे पास यहाँ पर भी आपको इंस्टा आईडीज़ एंड फ़ोन नंबर्स दिख रहे होंगे. सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद हर. एंड हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे एपिसोड्स और लाते रहें. तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. और मैम को थैंक यू बोलेंगे आने के Thank you you so much. My थैंक यू pleasure. मैम. Thank you. एंड जय श्री राम.